चलिए समझते हैं। सक्रियता श्रेणी में मध्यम आने वाले धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है? जो मध्य में आते हैं सक्रियता श्रेणी में, उन धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है? देखिए, मध्यम में आने वाले धातु कौन है? जिंक है, आयरन है, कॉपर है। ये मध्य अभिक्रियाशील धातु है, मतलब ना इनका अभिक्रियाशीलता ज्यादा है ना ही कम है। कौन से धातु? जिंक, आयरन, कॉपर, ये सब मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। ये धातु प्रायः या तो सल्फाइड के साथ जुड़े होते हैं या कार्बोनेट के रूप में। सल्फाइड के साथ जुड़े होते हैं, मतलब ये सब या तो सल्फर के साथ जुड़े होते हैं या कार्बोनेट के साथ जुड़े होते हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। कौन से धातु? तो मध्यम सक्रियता वाले। इनका हम अलग करते हैं, दो प्रमुख विधि है, एक भर्जन विधि है, दूसरा निस्तापन विधि है। आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है, भर्जन विधि में किस अयस्क को अलग किया जाता है? तो सल्फाइड, मतलब जो धातु के साथ सल्फर जुड़ा रहेगा, उन धातुओं को, जैसे जिंक के साथ अगर सल्फर जुड़ा हुआ है तो उनको अलग करने के लिए हम भर्जन विधि का प्रयोग करेंगे। मतलब जिस धातु के साथ सल्फाइड जुड़ा रहेगा, मतलब सल्फाइड अयस्क वाले धातु को अलग करने के लिए हम लोग भर्जन विधि का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि सल्फाइड अयस्क वाले धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा गर्म कर रहे हैं, तो वह गर्म होके, जैसे ये देखो जिंक सल्फाइड है, ये मध्यम अभिक्रियाशील वाला धातु है जिंक, और उससे कौन जुड़ा हुआ है? सल्फाइड जुड़ा हुआ है। तो जब इसको गर्म करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए, अधिक ताप पर जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। सिंपल वे में ऐसा समझो, जैसे अधिक ताप पर क्या करना है? इसको भूनना है। सल्फाइड अयस्क है और उसको बहुत ताप देकर क्या करना है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भूनना है, तो ऑटोमेटिक को क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड। जब जिंक ऑक्साइड बन गया तो उसको कार्बन इसमें मिला देंगे, मतलब इसके साथ अभिक्रिया करा देंगे, जिंक ऑटोमेटिक निकल जाएगा। लेकिन ये तो हम जिंक प्राप्त के लिए, धातु प्राप्त के लिए, लेकिन भर्जन विधि है क्या? तो अधिक ताप पर भूनना। इतना दिमाग में बैठा लो। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो सल्फाइड अयस्क होता है, मतलब जिस धातु के साथ सल्फर जुड़ा है, मध्यम सक्रियता वाले धातु में या तो सल्फर जुड़ा रहेगा या तो कार्बोनेट जुड़ा रहेगा। तो कुछ धातु के साथ सल्फर जुड़ा रहता है, तो उसको अलग करना है। तो कौन सा विधि? भर्जन विधि। भर्जन विधि में क्या करेंगे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको गर्म करना है, तो वो धातु ऑक्साइड बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन गया। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद है निस्तापन विधि। नी लगा हुआ है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं या बहुत कम, थोड़ा बहुत लिटिल, नहीं के बराबर कर सकते हैं। निस्तापन विधि में क्या होता है? जो कार्बोनेट अयस्क है, मतलब जो धातु के साथ कार्बोनेट जुड़ा हुआ है, जैसे देखो जिंक है, जिंक के साथ जुड़ा हुआ है जमीन में, मतलब ये जिंक डायरेक्ट नहीं मिल रहा है हम लोग को निकालना, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? कार्बोनेट जुड़ा हुआ है। जैसे यहां पर क्या जुड़ा हुआ था? सल्फाइड जुड़ा हुआ था, तो हमको प्राप्त करना है जिंक जस्ता। अब तो कैसे, कौन सा विधि से पहले अलग करेंगे? तो पहले हम लोग भर्जन विधि करेंगे। यहां निस्तापन विधि, तो तापन विधि में क्या होता है? तापन मतलब देख लो, यहां तापन मतलब ताप इसमें भी देना है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो कार्बोनेट अयस्क वाले धातु को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, भर्जन विधि में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, लेकिन निस्तापन विधि में नी लगा हुआ है, तो ध्यान में बिठा लेना, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, या सीमित ऑक्सीजन देने पर देकर अधिक ताप पर गर्म कर ऑक्साइड में बदला जाता है। मतलब ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया ही निस्तापन है। कार्बोनेट अयस्क को ताप देकर ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया ही क्या है? निस्तापन है। तो ये अगर कार्बोनेट से ऑक्साइड में बदल गया, उसके बाद आसान है धातु प्राप्त करना। उसको किसी कार्बन के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो जिंक, कार्बन चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ। जैसे देखो जिंक प्लस ऑक्सीजन है, यहां कार्बन जोड़ देंगे तो ये कार्बन ये ऑक्सीजन चला जाएगा कार्बन के साथ, बचेगा क्या? केवल जिंक बच जाएगा। जिंक ऑक्साइड है, इसको कार्बन के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो जिंक केवल बच जाएगा अलग, और CO हो जाएगा, मतलब CO के साथ ऑक्सीजन चल जाएगा, धातु केवल बच जाएगा। तो वही चीज लिखे हैं नोट में कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया कर जिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो बात की बात है, लेकिन हमें यहां समझना क्या था? तो हमें समझना था निस्तापन विधि। निस्तापन विधि में क्या होता है?
कि कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब वो किसमें बदल जाता है? जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। यहां पर भर्जन विधि में क्या था कि जिंक सल्फाइड को, या जो भी धातु है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ये सब धातु के साथ अगर सल्फाइड जुड़ा हुआ है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना है तो धातु ऑक्साइड बन जाएगा। जो भी धातु रहेगा, चाहे जिंक है तो जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये विधि, तो ये मध्यम सक्रियता वाले धातुओं का निष्कर्षण हुआ। इसके लिए दो विधि हम लोग प्रयोग किए, एक भर्जन विधि, दूसरा निस्तापन विधि। करना कुछ नहीं, भूनना है। ठीक है, जैसे चना कैसे भूनते हैं उसी तरह भूनना है, लेकिन इसको क्या, बहुत ज्यादा ताप देकर, बहुत ज्यादा हीट देकर भूनना है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ये बात ध्यान रखना है। और ये किसके लिए, कौन से धातुओं के लिए? तो मध्यम सक्रियता वाले, मध्यम सक्रियता वाले जो धातु होते हैं वो किसके साथ जुड़े होते हैं? या तो सल्फाइड के साथ या तो कार्बोनेट। अगर सल्फाइड के साथ जुड़ा हुआ है तो कौन सा विधि? भर्जन विधि। और कार्बोनेट के साथ जुड़ा हुआ है तो कौन सा विधि? बस इतना याद रखना है, बाकी लिख देना। अब तीसरा है सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाले धातु है, जैसे मरकरी होता है, सोना होता है, चांदी होता है, ये सब धातु को हम कैसे अलग कर सकते हैं इसके अयस्क से? तो बस ये सिंपली केवल गर्म कर देना है और ये अलग हो जाएगा। तो नीचे आने वाले धातु का निष्कर्षण, ये बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है, इन्हें केवल गर्म कर ऑक्साइड में बदला जा सके। जब ऑक्साइड में बदल गया तो ऑक्साइड में बदलने के बाद किसी से अभिक्रिया करा देंगे और वो अलग करा देंगे। तो यहां पर देखो, जैसे ये मरकरी ऑक्साइड है और इससे मरकरी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, केवल क्या कर दे सकते हैं? गर्म कर देंगे, और गर्म करके ये मरकरी यहां पर प्राप्त हो गया और ऑक्सीजन निकल गया। मरकरी यानी पारा, पारा बोलते हैं, और पारा का अयस्क क्या है? तो सीने बार है। मतलब अगर हमें मरकरी चाहिए, मतलब पारा चाहिए, तो वो डायरेक्ट पारा नहीं मिलेगा, वो जमीन के अंदर सीने बार के रूप में रहेगा। तब इसको हम गर्म करेंगे और गर्म करके क्या प्राप्त कर सकते हैं? मरकरी प्राप्त कर सकते हैं। अयस्क, अयस्क बता चुके हैं कि अयस्क क्या होता है, तो धातु के साथ अन्य चीजें जुड़ी हुई होती है। तो मतलब यहां पर मरकरी के साथ और भी चीजें जुड़ी हुई है, और इसको गर्म करेंगे तो ये सब जो अन्य चीजें हैं वो निकल जाएगा और बचेगा क्या? केवल मरकरी। अयस्क ये होता है, कल बताए थे कि धातु के साथ अन्य चीजें जुड़ी होती है, हमें धातु प्राप्त करना है, लाभकारी चीज है ना। तो ये हम समझ गए तीनों उच्च यानी सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाले आने वाले धातुओं का निष्कर्षण, मध्यम और निम्न। चलिए समझते हैं थर्मिट अभिक्रिया को। थर्मिट अभिक्रिया क्या होता है? जब एल्युमिनियम को किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसको? एल्युमिनियम को। धातु ऑक्साइड है मतलब आयरन ऑक्साइड है, और भी ऑक्साइड हो सकता है, तो पिघला हुआ धातु प्राप्त होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है प्राप्त, और उष्मा निकलता है। ये तीन चीज। और इसका प्रयोग क्या किस लिए करते हैं? तो रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए। होता क्या है कि एल्युमिनियम है, उसका अभिक्रिया कराएं किसके साथ? आयरन ऑक्साइड के साथ। ये धातु ऑक्साइड है, आयरन धातु है ना। जब दोनों का अभिक्रिया होता है ना, तो पूरा एकदम जो धातु है वो अलग हो जाता है, लेकिन किस रूप में? एकदम गलित रूप में, गला हुआ लोहा एकदम। देखेंगे रेल उल को जो पटरी को जोड़ा जाता है ना, तो दोनों का अभिक्रिया कराया जाता है, किसको? एल्युमिनियम को और आयरन ऑक्साइड को। तो उससे पूरा गला हुआ लोहा निकलता है, और जहां दरार होता है रेल के पटरी के बीच में, वहां जाके एकदम लिक्विड जैसा पानी से खौलता हुआ लोहा एकदम जाके समा जाता है, क्योंकि पानी जैसा बन जाता है, एकदम लिक्विड बन जाता है। लोहा देखे गर्म करने पर एकदम कितना लाल हो जाता है और उसका आकार बदला जा सकता है। तो उसी तरह जब ये दोनों के बीच अभिक्रिया होता है, तो जो धातु है एकदम पूरी तरह से गलित अवस्था में आ जाता है, और जहां पर दरार वगैरह होता है, जैसे रेल का पटरी है, अब ये यहां टूट गया है, अब भरना है, तो क्या करेंगे? ये दोनों अभिक्रिया करेंगे। अब लोहा पूरा गर्म होकर यहां गिरेगा, है ना, गलित अवस्था में। तो ये लोहा गिरेगा गलित अवस्था में, तो यहां भर जाएगा ना, और क्या हो जाएगा? इसको फिर कटिंग कर देंगे ऊपर से, तो ये लोहा का पटरी क्या हो गया? जुड़ गया। इसी तरह कोई मशीन वगैरह है, पुर्जा है, तो उसको लोहा वहां भरने के लिए किस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। थर्म मतलब होता है हीट करना, गर्म करना। तो थर्मिट अभिक्रिया मतलब गर्म करते, दोनों के बीच अभिक्रिया होता है, तो धातु निकल जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और बहुत उष्मा निकलता है, इसलिए वो गल गल के यहां पर रेल की पटरी क्या करेगा? जोड़ देगा, है ना। थर्मिट अभिक्रिया समझे?
इसमें एल्युमिनियम को किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो धातु निकल जाता है और फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाता है। तो धातु को यहाँ लोहा भरना है ना, तो लोहा भरना है, इसके लिए ये गल के लोहा भरा गया। डायरेक्ट लोहा भरना चाहेंगे तो सेट करेगा नहीं, गला हुआ लोहा चाहिए ना, तब ना वहां लोहा सटेगा, तो सट जाएगा इस तरह। तो ये थर्मिट अभिक्रिया हुई। मशीन पुर्जों का दरारों को भरने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।